हेलो, मैं विकास भारती। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत 1707 ईस्वी जो है वो औरंगजेब की मृत्यु का वर्ष है। औरंगजेब की मृत्यु का वर्ष यहाँ से शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि औरंगजेब जो था वो मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो साम्राज्य था उसमें सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। संघर्ष होने के बाद हम देखते हैं कि जो जमींदार या सूबेदार थे, जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर सूबेदार नियुक्त कर रखे थे, या जो सूबेदार हमें कर इकट्ठा करके देते थे, वो सब उनको एक तरह की आज़ादी मिल गई। एक तरफ तो सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ ये जमींदार थे, सूबेदार थे, यह बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे, क्योंकि ये जो कर इकट्ठा करते थे उससे अपनी सेना बढ़ा रहे थे और जो भी राजस्व मिलता था, इकट्ठा होता था, वो पूरा मतलब कि जो मुगल साम्राज्य में नहीं पहुंचाते थे। इससे वे अपने स्थानीय क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे थे। जैसे हमारे 3 मुख्य क्षेत्र हैं, कह सकते हैं। एक अवध मुगल समय के, और कह सकते हैं हम बंगाल और हैदराबाद। ये सब जो जगह हैं वो एक बड़े क्षेत्र या एक बड़े सूबे माने जाते थे, जहाँ पर मुगलों ने अपने अधीन कुछ शासकों को बैठा रखा था। जैसे हम कह सकते हैं अवध में कौन था? शहादत खां। वैसी बंगाल में कह सकते हैं मुर्शिद कुलीन खां। इन सबको नियुक्त करके रखा था। इन सब संघर्ष के बीच हम पहले जो यूरोप भारत पहुँचे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो भारत आए यूरोपीय कंपनियों में से वो पुर्तगाली थे। 1498 में हमारे पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में कौन आए सबसे पहले? वास्को डी गामा। ये हमारे पश्चिमी तट पर आए थे, केरल के।
केरल के कालीकट। अच्छा, ये भारत क्यों आए? ये लोग जो आए ये व्यापार के मकसद से भारत आए थे। व्यापार, क्योंकि उस समय में यहाँ की जो सूती कपड़ा था, सूती कपड़ा और यहाँ के मसालों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी काली मिर्च और लौंग और इलायची। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था यूरोप बाजार में काला सोना, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इनके बाद सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए, इनका क्रम देख लेते हैं। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने, या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से हमारे ईस्ट में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र ले लिया था। यानी कह सकते हैं ब्रिटेन की रानी से इजाज़त ले ली थी। वो उन्होंने जो अधिकार पत्र ये लिया था व्यापार के लिए, वो ताकि कोई दूसरी कंपनी उस क्षेत्र में उनका मतलब कि उनसे कंपटीशन ना कर सके, उनका एक अधिकार हो जाए उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। लेकिन इनसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पुर्तगाली यहाँ पर पहुँच चुके थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कंपनी थी जो लगाई इन्होंने, या कंपनी लगाई बंगाल में, वो उन्होंने हुगली नदी के किनारे लगाई थी। हुगली नदी के किनारे जो लगाई थी कंपनी, वो 1651 में लगाई थी। 1651 में कंपनी लगाने के बाद जब यहाँ से व्यापार उनका बढ़ गया, तो उन्होंने 1696 में जो एक अपना किला बना लिया कंपनी के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे किला बना लिया। वहाँ के किला में चारों तरफ से दीवार बना ली या घेराबंदी कर दी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे अपना शासन, मतलब कि वो व्यापार से और राजनीति की तरफ या औपनिवेशिक बात की तरफ कैसे बढ़े। क्योंकि जो मुगल बादशाह थे या औरंगजेब था, उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार में कुछ छूट दे रखी थी, व्यापार में कर में छूट दे रखी थी। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो बंगाल के क्षेत्र में, जैसे हम जानते हैं कि बंगाल के जो नवाब हुए, शासक हुए, वो कैसे, उनका क्रम देख लेते हैं। पहले मुर्शीद अली खां थे, मुर्शीद अली। उनके बाद आए हमारे अलीवर्दी खान। उनके बाद आए हमारे सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला का जो शासक था बंगाल का, उनको लगा कि अब अंग्रेजों को व्यापार में जो कर लगता है उसमें छूट नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी और आपके कर में वृद्धि की जाती है। तो ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा।
तो उन अंग्रेज़ों ने इसको सिराजुद्दौला को हटाना चाहा। तो इन्होंने एक पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध उन्होंने अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के मन में लालच आया। वो उनका इस युद्ध के बाद भी उनका जो मकसद था, इरादा था, वो केवल व्यापार था। लेकिन जब बार बार घटनाएं होने लगी, जो भी वो नवाब जो भी शासक को वो रखते थे वो ऐसे ही विद्रोह करता था अंग्रेज़ों के साथ, कर लगा देता था। तो उन्होंने सोचा कि व्यापार के लिए हमें इन पे शासन करना भी ज़रूरी है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए। तो इन्होंने इनसे युद्ध लड़ा और वो जीत गए। वो जीत क्यों गए? एक इनके मतलब कि सेना प्रमुख थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि आपको हम बंगाल का शासक बनाएंगे और आप हमारा साथ दीजिए। तो युद्ध में मीर जाफ़र की जो सेना की टुकड़ी थी वो नहीं, उसने हिस्सा लिया और सिराजुद्दौला हार गया। तो बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। और मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र को भी मतलब कि मीर जाफ़र भी एक समय बाद विद्रोह करने लगा, तो टैक्स को लेकर के अंग्रेज़ों के साथ। फिर उन्होंने उसे हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को लगाया, मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम को नवाब बनाया बंगाल का। लेकिन फिर एक बक्सर का युद्ध होता है, वो भी उनके साथ भी दिक्कत होने लगी। तो बक्सर का युद्ध हमारे मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। ये जो हुआ था वो 1764 में हुआ हमारा बक्सर का युद्ध। तो फिर उन्होंने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को फिर दोबारा नवाब बना दिया और उन पर एक निर्धारित राशि तय कर दी कर की कि आपको इतना हमें कर देना है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैसूर के बारे में। उस समय मैसूर भी काफ़ी फेमस था। मैसूर के जो 4 युद्ध हुए उनके बारे में देखेंगे। और जो मैसूर का जो शासक था वो था हैदर अली। हैदर अली ये जो मैसूर का क्षेत्र, मैसूर के जो शासक थे वो काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत माने जाते थे। इन्होंने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो लड़ा गया वो हमारा 1767 से 69 तक लड़ा गया प्रथम युद्ध। ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हमारा 1780 से 84 तक लड़ा गया। ये भी हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो बाद में टीपू सुल्तान के बीच ये लड़ा गया। एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये जो है 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य। और एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। ये लड़ा गया 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अंग्रेज अपना शासन जो थे वो बढ़ाते गए। तो अंग्रेज जो थे वो व्यापारिक कंपनी से, कह सकते हैं कुल मिलाकर व्यापारिक कंपनी से
भौगोलिक औपनिवेशिक व्यापारिक कंपनी से भौगोलिक औपनिवेशिक या औपनिवेशिकवाद की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद हम कह सकते हैं डलहौजी ने हड़प नीति के बारे में हड़प नीति अपनाई। उसके माध्यम से वो अपने अंग्रेजी क्षेत्र में राज्यों का या क्षेत्रों का विलय कर लेता था। सबसे पहले सतारा का विलय किया गया 1848 में, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी का 1854 में विलय कर लिया गया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे इस